हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन चल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा? लास्ट क्लास में हमने सीखा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, आज हम लोग सीखेंगे एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है? एंटीबॉडीज़ के थ्रू काम करती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा फटाक से, एंटीबॉडीज़। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एंटीबॉडी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या लिखते हैं बेटा? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो बेटा प्रोटीन किसकी बनी होती है? तो ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या है? मेरे पास है अमीनो एसिड। मेरे पास क्या है बेटा? अमीनो एसिड है। ये क्या है? एक अमीनो एसिड है। और ये क्या है बेटा? ये एक दूसरा अमीनो एसिड है। ठीक है। और ये क्या है? एक तीसरा अमीनो एसिड है। और यहाँ पर मान लिया चौथा अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड आपस में क्या होते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड से लाइन से लग जाएं और वो सब आपस में किससे जुड़े होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे ना। तो ये जो एक चेन मिल रही है अमीनो एसिड की ना, इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? इसको हम नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे इसको। अब इस अमीनो एसिड को देखो कैसे होता है। एक टिपिकल अमीनो एसिड कैसे होता है? बीच में बेटा उसमें एक कायरल कार्बन होता है। यहाँ पर एक H रख दिया मैंने, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक H। यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? एक एमीन ग्रुप लिख लेते हैं NH2। यहाँ पर एक बेटा कार्बन वाला पार्ट लिख देते हैं जिसको मैंने R लिख दिया है। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अमीनो एसिड कोई भी हो, चाहे ये वाला अमीनो एसिड हो, चाहे ये वाला अमीनो एसिड हो, चाहे ये अमीनो एसिड हो। ठीक है। अमीनो एसिड कोई भी हो ना, उसमें ये इतना पार्ट क्या होता है? सब में क्या होता है बेटा? सेम होता है। सब में क्या होता है? सेम होता है। अलग कौन सा पार्ट होता है? ये R वाला पार्ट जो है ना, वो वेरिएबल होता है हर अमीनो एसिड में। तो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं? हम दो अमीनो एसिड को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम दो अमीनो एसिड को जोड़कर एक चेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक अमीनो एसिड तो ऐसे बना लिया, अब दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर अलग तरीके से बना लेते हैं। देखो, ये एक कार्बन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर C डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक H, यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं? NH, और यहाँ पर एक H। यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा मैंने? यहाँ पर एक R पार्ट लगा दिया। चलो ये R डैश लिख देता हूँ। ठीक है। ये दोनों अलग अमीनो एसिड है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़कर यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो करते क्या है बेटा? करते क्या है? यहाँ से एक H लिया मैंने और यहाँ से एक OH लिया। यहाँ से H और OH को मैंने बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल देने के बाद यहाँ से क्या बाहर हो गया बेटा? H2O बाहर हो गया। तो अब क्या बचेगा? क्या बचेगा? देखिए क्या बचेगा। ये हो गया बेटा मेरा कार्बन पार्ट, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, ये हो गया NH2। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कार्बन है डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर क्या है बेटा? ये डबल बॉन्ड में O है। उसके बाद ये क्या जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है सीधा ये तो गायब हो गया। इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। यहाँ पर ये इस नाइट्रोजन से जुड़ गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ? ये कार्बन जिसका एक बॉन्ड खाली हो गया था इस OH के जाने की वजह से, अब ये नाइट्रोजन जिसका एक बॉन्ड खाली हो गया था हाइड्रोजन जाने की वजह से, तो ये ऐसे जुड़ गया बेटा। यहाँ पर ये ऐसे जुड़ गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड बना ना, अभी ये वाला, इस कार्बन, इस अमीनो एसिड के कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में ये क्या है बेटा? आपका ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें चाहूँ तो तीसरा अमीनो एसिड जोड़ सकता हूँ। तो चलो एक जोड़ी देते हैं। यहाँ पर एक और अमीनो एसिड लिख लेते हैं बेटा, C के साथ में यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक H, यहाँ पर N के साथ में क्या है? ये 2H है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने R डबल डैश, ये अलग है। अब अगर इसमें देखो, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, अब इसको भी जोड़ेंगे तो ये इसका जैसे यहाँ से H और OH गया था, सेम वैसे ही H और OH यहाँ से चला जाएगा। और क्या होगा बेटा? और होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ये भी क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब देखो मैंने कितने अमीनो एसिड जोड़े? एक, और ये वाला 2, ये वाला 3। अब ध्यान से सुनिएगा, इस 3 अमीनो एसिड की चेन को मैं क्या कह रहा हूँ? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है।
ठीक है। ऐसे चाहे जितने हम जोड़ते चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी जोड़ते चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख बेटा, एक साइड में कौन सा ग्रुप फ्री है, इस चेन में एक साइड पर एमीन ग्रुप फ्री है। कौन सा ग्रुप फ्री है, NH2 ग्रुप फ्री है। इस साइड पर देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप फ्री है बेटा, ओइक एसिड ग्रुप फ्री है। तो कोई भी पेप्टाइड चेन होगी ना, उसमें एक साइड में क्या फ्री होता है, NH2 फ्री होता है, और एक साइड में क्या फ्री होता है, COOH फ्री होता है। तो जिस साइड में ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बेटा, जिस साइड में NH2 फ्री होता है ना, उसको कहा जाता है N टर्मिनल, और जिस साइड में ये ओइक एसिड ग्रुप फ्री होता है ना, उसको क्या कहा जाता है बेटा, C टर्मिनल। मैं इसको किस लिए कह रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखोगे एंटीबॉडी का, तो एक तरफ ऐसे एन लिखा मिलेगा उसमें, एक तरफ ऐसे सी लिखा मिलेगा। तो इस एन का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, वो आप समझते रहो। एन का मतलब क्या है बेटा, एन का मतलब है एन टर्मिनल, यानी इस साइड में क्या फ्री है, NH2 ग्रुप फ्री है। सी का मतलब है बेटा सी टर्मिनल, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या फ्री है बेटा, ओइक एसिड ग्रुप फ्री है। तो आई होप बात आपको समझ आई होगी कि एक पेप्टाइड चेन है, उसमें एक साइड पर क्या फ्री है बेटा, एमीन ग्रुप फ्री होता है, और एक साइड पर क्या फ्री होता है, ओइक एसिड ग्रुप फ्री होता है। तो जिस साइड पर एमीन ग्रुप फ्री होता है उसको एन टर्मिनल, और जिस साइड पर ओइक एसिड ग्रुप फ्री होता है ना, उसको बेटा सी टर्मिनल कहा जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अपने बायोलॉजी के टॉपिक में। तो केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा सीन बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने बायोलॉजी वाले टॉपिक में। इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, हम लोग बढ़ते हैं आगे एंटीबॉडी वाले पार्ट में। चलो अब चलते हैं बेटा एंटीबॉडी वाले पार्ट में। हम क्या लिखते हैं बेटा, अगला पॉइंट, एंटीबॉडी क्या है, एक तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन किसकी बनी है, प्रोटीन सर बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो सर आप ये बताइए कि एंटीबॉडी में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, देयर आर 4 polypeptide chains are present in each antibody which are made up of amino acid, which are made up of अमाइनो एसिड। जो किसकी बनी होते हैं बेटा, अमाइनो एसिड की बनी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब ये जो 4 पेप्टाइड चेन्स हैं, ये जो 4 पेप्टाइड चेन्स है ना, इसमें 2 चेन जो होती हैं वो हैवी होती हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और 2 ऐसी होती हैं बेटा जो लाइट होती हैं, यानी हल्की होती हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। तो सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बेटा कि जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड जोड़ के आप चेन बनाओगे वो चेन उतनी ही भारी होगी, है ना। तो जो जितनी ही भारी होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो हमने क्या नाम दे दिया उसको, हैवी चेन। ठीक है, अब मेरे पास एक चेन है जिसमें अमाइनो एसिड के नंबर्स कम हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। अब कम होगा तो उसको नाम क्या दे रहे हैं हम, लाइट चेन। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, इस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 लाइट होती हैं, 2 हैवी होती हैं। तो आउट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 polypeptide chains are heavy polypeptide chain, and 2 polypeptide chains are light polypeptide chain। ठीक है, यहाँ तक बात बेटा समझ आई। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
सो पॉलीपेप्टाइड chains of a antibody is represented by H2L2 फॉर H2 का मतलब दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है और L2 का मतलब दो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो अब इसका एक बेटा डायग्राम बनाते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं हैवी पेप्टाइड चेन को और लाइट पेप्टाइड चेन को। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, आप साथ साथ कॉपी पेन लेके ड्रॉ करते जाइएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ऐसे हवा में लेंगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप लेते रहिए। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, कैसी चेन है सर, ये हैवी चेन है। मैंने कहा ना कि कितनी बनी होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन्स की बनी होती हैं, जिनमें से 2 क्या होती हैं, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ये जो 2 ब्लैक कलर की दिख रही है ना बेटा, ये क्या है, आपकी हैवी चेन्स है। और अभी अभी मैंने कहा कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। तो इसका क्या है बेटा, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका क्या है बेटा, ये इसका सी टर्मिनल है। ये इसका क्या है, सी टर्मिनल है और ये क्या है इसका, ये इसका एन टर्मिनल है। थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं बेटा, इसको यहाँ लिखते हैं, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका क्या है बेटा, एन टर्मिनल है। अब फिर ध्यान से सुनिए, अब फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों पेप्टाइड चेन जो है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में क्या होती हैं, अटैच होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं बेटा, ये चेन जो होती है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो चेन है ना, ये हैवी चेन है। अब इसके बगल में यहाँ पर बनाते हैं हम लोग लाइट चेन। तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर लाइट चेन। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको ड्रा करने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी है लाइट चेन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अपनी एक लाइट चेन। ठीक है, तो ये नीचे ब्लैक वाली क्या हो गई, हैवी चेन हो गई। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी हैवी चेन है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, ये भी आपकी हैवी चेन है। और ये ग्रीन कलर का क्या पार्ट है बेटा, ये हमारी लाइट चेन है। ठीक है, ये वाला ग्रीन कलर वाला पार्ट भी किसका है, ये पार्ट भी बेटा किसका है, ये पार्ट भी लाइट चेन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि 2 हैवी चेन आपस में कैसे जुड़ गई, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये जो लाइट वाली है और ये जो हैवी वाली है, ये ग्रीन वाली जो है लाइट चेन है और ये ब्लैक वाली क्या है, ये हैवी चेन है बेटा। ये भी आपस में कैसे जुड़ी होगी, तो सर ये भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। तो चलो इसमें भी बना देते हैं। इसमें भी क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये क्या हो गए आपके, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिए बेटा, लाइट चेन और हैवी चेन भी आपस में किससे जुड़ी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। दोनों हैवी चेन आपस में कैसे जुड़ी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये लाइन भी हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे इस डायग्राम में कुछ और देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा, अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि 2 हैवी चेन आर ज्वाइंट विथ ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या है हमारा, ये है बेटा हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अब इस स्ट्रक्चर से यहां पर एक बात और लिख सकते हैं बेटा हम कि 2 हैवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी आर joined with each other by disulfide bond।
बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपस में किससे जुड़ी हैं बेटा? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी। अगली बात बेटा, अगली बात क्या लिखते हैं बेटा कि यहाँ पर ये लाइट चेन और ये हैवी चेन भी आपस में किससे जुड़ी हुई है? वन लाइट चेन एंड वन हैवी चेन इज अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हैवी चेन एंड लाइट चेन आर आल्सो ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, आर ज्वाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, ये हो गई बात बेटा किसकी? हमारे इन चेन के कनेक्टिविटी की। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, चाहे वो हैवी चेन हो चाहे वो लाइट चेन हो, चाहे वो हैवी चेन हो चाहे वो लाइट चेन हो, हर चेन के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक पार्ट ऐसा होता है जो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, और एक पार्ट ऐसा होता है बेटा जो वेरिएबल होता है। एक पार्ट क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें बना लेते हैं एक पार्ट ऐसा जो कैसा हो? कांस्टेंट हो। तो ये क्या बना लेते हैं हम लोग? हैवी चेन का ये रेड वाला पार्ट। ध्यान से देख बेटा, हैवी चेन का क्या है? ये जो रेड वाला पार्ट है, हैवी चेन का ये जो रेड वाला पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? ये कांस्टेंट पार्ट है। इसको हमने लिख दिया C। ठीक है, यहाँ पर भी रेड वाला पार्ट बना लेते हैं। इस वाली हैवी चेन का भी ये जो रेड पार्ट है, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट पार्ट है। ठीक, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा? इसको लिख दिया हमने C। C मतलब कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान सुनिएगा। इसके बाद ये जो व्हाइट वाला बच रहा है पीछे, देखो ये पीछे जो व्हाइट वाला बच रहा है, इसको हम ब्लू कलर से कलर कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, इसको हमने क्या कह दिया बेटा? इसको हमने कह दिया वेरिएबल पार्ट। इसको हमने कह दिया V पार्ट। V का मतलब क्या है बेटा? वेरिएबल पार्ट है। ये क्या है बेटा? ये है वेरिएबल पार्ट। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? ये भी है आपका वेरिएबल पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं लाइट चेन में। अब लाइट चेन के भी बेटा दो पार्ट होंगे। अगर हैवी चेन के दो पार्ट बन रहे हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल, देन लाइट चेन के भी क्या बनेंगे? दो पार्ट बनेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर क्या करते हैं? इस वाले पार्ट को, ये लाइट चेन का जो रेड वाला पार्ट है, लाइट चेन का जो रेड वाला पार्ट है ना, इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है? ये है आपका कांस्टेंट पार्ट। क्या है? कांस्टेंट पार्ट है। और इस वाली चेन में भी हमने क्या बना लिया? हमने क्या बना लिया बेटा? इसमें बना लिया ये रेड वाला पार्ट इस लाइट चेन में। ये भी क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया कांस्टेंट पार्ट। क्या हो गया बेटा? ये कांस्टेंट पार्ट हो गया। अब आगे देखो, आगे देखो, इसमें भी क्या करते हैं बेटा? एक ब्लू वाला पार्ट बना लेते हैं। इस लाइट चेन में भी क्या बनाया हमने? एक ब्लू पार्ट बनाया। इस लाइट चेन में भी क्या बना रहे हैं? एक ब्लू पार्ट। तो ये क्या है? ये वेरिएबल पार्ट है किसका? लाइट चेन का। और ये वाला वेरिएबल पार्ट है किसका? लाइट चेन का। हो सकता है ऊपर ना दिख रहा है बेटा, तो इसको आगे ले लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी बेटा वेरिएबल पार्ट है किसका? लाइट चेन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो कांस्टेंट पार्ट है हैवी चेन का, इसको मैं कह रहा हूं CH। ठीक है, ये कांस्टेंट पार्ट है हैवी चेन का, इसको मैंने नाम दिया CH का। अब ये वेरिएबल पार्ट है किसका? हैवी चेन का, तो इसको मैं कहता हूं VH। ये वेरिएबल पार्ट है हैवी चेन का, इसको कहा मैंने VH। सेम वैसे ही ये कांस्टेंट पार्ट है किसका? लाइट चेन का, तो इसको मैं क्या कहता हूं बेटा? मैं इसको कहता हूं CL। ठीक है, ये वेरिएबल पार्ट है किसका? लाइट चेन का, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? CV। ठीक है, सॉरी VL लिखो, CV मत लिखो, इसको वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, ये हो गया बेटा VL। वैसे ही बेटा ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको हम लिखेंगे CL। ये वेरिएबल पार्ट है किसका? लाइट चेन का, इसको लिखेंगे VL। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब यही बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, अब यही बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आपके
डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैवी और लाइट चेन है ना, इन हैवी और लाइट चेन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंटीबॉडी, चाहे वो हैवी वाली हो चाहे वो लाइट वाली हो, उसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, कांस्टेंट पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। ठीक है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंटीबॉडी हैव 2 पार्ट्स, one part is constant part and other part is वेरिएबल पार्ट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल ये है कि ये बताइए सर, क्या जितने भी एंटीबॉडी होते हैं क्या सब एक जैसे होते हैं? तो ऐसा नहीं है बेटा, अलग अलग एंटीजन के एंटीबॉडी भी कैसे होते हैं? अलग अलग। ठीक है, अगर लेप्रोसी कब आपका पैथोजन बॉडी में आएगा तो उसके लिए एक अलग एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, टाइफाइड का पैथोजन आएगा अलग बनेगा। ठीक है, कोरोना वायरस आएगा अलग एंटीबॉडी बनेगा। तो ऐसे ही बेटा अलग अलग पैथोजन के लिए आपके पास एंटीबॉडी भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन सर सारे एंटीबॉडी की बनावट तो इसी जैसी है, तो फिर उसमें अलग क्या होता है? तो अलग होता है बेटा ये वेरिएबल पार्ट। ये वेरिएबल पार्ट जो है एंटीबॉडी का, अलग अलग एंटीबॉडीज़ में ये वेरिएबल पार्ट जो होता है ना वो अलग अलग होता है, जबकि ये कांस्टेंट पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, वो सभी एंटीबॉडीज़ में कैसा होता है? एक जैसा होता है। तो क्या लिखते हैं बेटा? क्या लिखते हैं कि एज डिफरेंट पैथोजन, different pathogen have different antibody, as यहाँ पर लिखो बेटा ऐसे, as for different pathogen different antibody are formed, as for different pathogen different antibodies are formed in our body, so variable part of antibody is different in all antibody, in all different antibody, while constant part is अनचेंज्ड। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मेरे बॉडी में HIV का वायरस आया तो उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो अलग होगी। टाइफाइड का बैक्टीरिया आएगा उसके एंटीबॉडी अलग बनेगी। तो दोनों एंटीबॉडी में डिफरेंस किस चीज़ का होगा? तो देखो बेटा एंटीबॉडी की तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस किस चीज़ का होगा बेटा? डिफरेंस होगा इस वेरिएबल पार्ट का। उन दोनों एंटीबॉडीज़ का ये जो वेरिएबल पार्ट होता है ना वो क्या होगा? अलग होगा। अलग कैसे होगा? अलग कैसे होगा बेटा? उनमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा, है ना। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हुआ, पेप्टाइड चेन बदल जाएगी, पूरी प्रोटीन ही बदल जाएगी। ठीक है, तो वैसे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? ये वेरिएबल पार्ट जो है ना वो अलग अलग एंटीबॉडीज़ में क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए, हमारी बॉडी में अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर वाला पार्ट, ये कांस्टेंट पार्ट है बेटा। ये क्या होता है? ये अनचेंज्ड होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनते हैं। उन एंटीबॉडीज़ में ये वेरिएबल पार्ट जो होते हैं ना ये क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हमको तो इतना पता चल गया कि एंटीबॉडी बना कैसे होता है। अब जरा आप हमको ये बताइए कि आपने कहा था कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को मार देता है, तो एंटीजन को पकड़ता होगा तभी तो मारता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता कैसे है? ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता कैसे है?
ठीक है, सवाल ये है। तो फटाक से बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। फिर यहाँ भी स्पेस बना के मैं लिखता हूँ, इस डायग्राम को बना रहने दूंगा क्योंकि बाद में भी इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ कि कैसे एक एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है, इस एंटीबॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो एंटीजन से जुड़ता है, एंटीजन में वो कौन सा पार्ट होता है जो एंटीबॉडी से जुड़ता है। ठीक है, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं हम यहाँ से, ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे एक एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है, या फिर कैसे एक एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है। दोनों बातें की है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा कि हाउ एंटीबॉडी, क्वेश्चन ये है कि हाउ एंटीबॉडी अटैच्ड विथ एंटीजन। ठीक है, तो पहली बात तो हम क्या लिखते हैं कि एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन से अटैच करके एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहां पर एक बात लिखते हैं बेटा कि एंटीजन, सॉरी लिखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अटैच्ड विथ, एंटीबॉडी अटैच्ड विथ एंटीजन and neutralize antigen और destroy antigen, या फिर इसको क्या करता है बेटा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है सर कैसे करता है, देखो इधर हमने क्या बनाया है बेटा, हमने बनाई है एक ऐसे हैवी चेन। ये ब्लैक वाली चेन कैसी है, हैवी चेन है। उसके बाद हमने क्या बनाई थी, ऐसे साइड में बनाई थी ग्रीन चेन जो क्या थी सर, लाइट चेन थी। ठीक है, ये दोनों आपस में किससे जुड़ी होती हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक पार्ट ऐसा था, इसमें एक पार्ट ऐसा था, इसमें एक पार्ट ऐसा था जो रेड कलर का है, दैट इज आवर कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, ये कांस्टेंट लाइट चेन का पार्ट है और ये कांस्टेंट हैवी चेन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट ऐसा था बेटा जो कैसा है बेटा, ब्लू कलर का है। इसको क्या कहोगे, वेरिएबल लाइट चेन पार्ट, और ये भी ब्लू कलर का था, ये हैवी चेन का पार्ट है। ये इस इतने को मैं यहाँ बनाया हूँ, इस इतने को मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके समझने के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। तो इसको मैं लिखता हूँ वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन यानी VH। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एंटीजन है, दिस इज आवर एंटीजन। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक एंटीजन है। इस एंटीजन में एक पार्ट ऐसा है ना जो जाके फिट हो जाएगा किसमें, एंटीबॉडी में, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, वो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट यानी एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी में जाके फिट हो जाएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे बेटा इपीटोप। इपीटोप, तो इपीटोप क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ एंटीजन विच गेट अटैच्ड विथ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी के साथ जुड़ने वाला जो एंटीजन का पार्ट है ना, उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, इपीटोप नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनेंगे बेटा, अब यहाँ पर सुनेंगे, ये एंटीबॉडी के जिस पार्ट में जाके फिट होगा, यानी ये एंटीजन एंटीबॉडी के जिस पार्ट में जाके फिट होगा ना, वो ये पार्ट है। कैसे फिट होगा, देख इधर ऐसे फिट होगा, ये क्या हुआ, यहाँ पर जाके ऐसे फिट हो गया। अब इसका कौन सा पार्ट है बेटा जो एंटीबॉडी के कांटेक्ट में है, तो सर वो ये ब्लैक वाला पार्ट है जिसको आप इपीटोप कह रहे थे। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी के जिस पार्ट में ये जाके बाइंड कर रहा है,
जिस पार्ट में जाके ये बाइंड कर रहा है उस पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, यानी ये पार्ट जिसमें ये एंटीबॉडी का पार्ट है ना, ये इतना जिसमें जाके ये एंटीजन फिट बैठ रहा है, तो जो पार्ट इस एंटीबॉडी का जो पार्ट इस एंटीजन से जुड़ रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं बेटा पैराटोप। क्या कहते हैं बेटा, पैराटोप कहते हैं। व्हाट इज पैराटोप, तो पैराटोप क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच गेट अटैच्ड विथ एंटीजन। तो पैराटोप क्या है बेटा, इट इज ए पार्ट ऑफ एंटीबॉडी which get attached with एंटीजन, यानी एंटीजन से एंटीबॉडी का जो पार्ट जुड़ता है ना उसको हम कहते हैं पैराटोप। यानी ये क्या है बेटा, दिस इज पैराटोप। क्या है बेटा ये क्या है, ये है पैराटोप। अब आप देखो कि इस एंटीबॉडी के अंदर कितने पैराटोप है, तो यहाँ पर एक पैराटोप है, यहाँ पर एक दूसरा पैराटोप है, यानी एक एंटीबॉडी के पास दो पैराटोप होते हैं। तो एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से जुड़ सकता है सर, दो एंटीजन से। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं बेटा कि ईच एंटीबॉडी हैव टू पैराटोप। पैराटोप क्या है बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ईच एंटीबॉडी हैव टू पैराटोप, यहां पर देखो दो पैराटोप हैं। ईच एंटीबॉडी हैव टू पैराटोप, सो दे कैन बाइंड विथ टू एंटीजन। यानी एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से जुड़ सकता है बेटा, दो, एक यहां से और एक यहां से। ये भी क्या है आपका, दिस वन इज आल्सो योर पैराटोप, मींस एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई बेटा। अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं बेटा। अब क्या लिखेंगे बेटा कि ये जो मेरा एंटीबॉडी है ये किससे जुड़ गया, ये जुड़ गया किससे, ये जुड़ गया बेटा हमारा एंटीजन से। किसके थ्रू, पैराटोप के थ्रू। यानी एंटीबॉडी की वो साइड जो एंटीजन से जुड़ती है दैट इज पैराटोप, एंड एंटीजन की वो साइड जो आपके एंटीबॉडी से जुड़ती है दैट इज एपिटोप। तो एपिटोप एंड पैराटोप क्या है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब सीखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, यानी कितने टाइप के एंटीबॉडी हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, एंटीबॉडी के कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो एंटीजन से जुड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ सीख ली है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही बेटा ना तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना फिर। ठीक है, तो चलो फटाक से स्क्रीनशॉट करो, देना आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा इसको फटाक से रफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि एंटीबॉडी में क्या है बेटा, दो हैवी चेन है और दो क्या है, लाइट चेन है। यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, H2L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो हैवी चेन एंड दो लाइट चेन। तो चलो इसको अब रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी को। ठीक, चलो चलो बेटा अब हेडिंग डालिए आप टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो क्या लिखते हैं बेटा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी are present in our body। ठीक,
कितने टाइप के हैं बेटा? 5 टाइप की। कौन कौन सी 5 टाइप की? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा चार्ट टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया फर्स्ट टाइप, दिस वन इज सेकेंड टाइप, थर्ड, फोर्थ एंड 5। एक वर्ड याद रखिएगा बेटा आप, गम दे। वैसे भी दुनिया इस टाइम बहुत गम ही दे रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा आप? गम दे, ठीक। अब गम के आगे बेटा क्या जोड़ देना है? केवल IG जोड़ देना है, IGG। यहाँ पर लिखेंगे बेटा IGA, यहाँ पर लिखेंगे IGM, यहाँ पर लिखेंगे बेटा IGD, यहाँ पर लिखेंगे IGE। अब इस IG का मतलब क्या है? एंटीबॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इस इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या करते हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? IG, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसकी? IgG की, ठीक है। पूरी बॉडी में जितनी एंटीबॉडी पाई जाती है, पूरी बॉडी में जितनी एंटीबॉडी पाई जाती है ना, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा होती है बेटा IgG। क्या होती है बेटा? IgG होती है। तो पूरी बॉडी में जितनी पाई जाती है ना, उसमें अप्रॉक्सीमेट 75% कौन सी होती है? IgG होती है, ठीक है। 75% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, ठीक है। कैसी होती है सर? ये केवल एक ऐसे इसमें बेटा आपको दिखेगी एक हैवी चेन, और इसमें क्या दिखेगी बेटा? एक लाइट चेन। तो यानी IgG को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो 2 हैवी चेन H2L2 से, ठीक है। ये नॉर्मल एंटीबॉडी है। कैसे होती है बेटा? H2L2 यानी 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन वाली एंटीबॉडी है, इसको आप ऐसे दिखाते हो। अब सवाल ये है बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड एंड लिम्फ में। तो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ब्लड एंड लिम्फ में। तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ, ठीक। और क्या खास बात होती है बेटा? और खास बात इसकी क्या है? IgG, अगर आप याद करिए, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब हम लोग प्लेसेंटा पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ मैंने कहा था कि इकलौती एंटीबॉडी है ऐसी जो मदर के ब्लड से कहाँ जा सकती है? फीटस में जा सकती है। यानी प्लेसेंटा को इकलौती एंटीबॉडी है IgG जो क्रॉस करके कहाँ जा सकती है? फीटस में। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? इट इज़ ओनली एंटीबॉडी, इट इज़ ओनली एंटीबॉडी which can cross placenta and goes from mother to fetus, जो कहाँ जा सकती है बेटा? मदर से फीटस में जा सकती है, ठीक है। अब बेटा इसकी एक आखिरी लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आखिरी लाइन की IgG करती क्या है? पहली बात तो ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती है और एंटीजन का ऑप्सोनाइजेशन करती है, ठीक है। क्या करती है बेटा? इट हेल्प्स इन ऑप्सोनाइजेशन। क्या करती है बेटा? ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइज एंटीजन। और क्या करती है? एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, ऑप्सोनाइजेशन कर देती है। अब ये ऑप्सोनाइजेशन क्या है, ये अभी हम लोग बाद में सीखते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब ये तो हो गई बात बेटा किसकी? ये हो गई बात बेटा किसकी? ये बात हो गई हमारे IgG की। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलते हैं बेटा IgA पर। तो IgA टोटल एंटीबॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 15% होती है। कितना होती है बेटा? 15%। तो क्या लिखोगे? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, ठीक है। तो 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी यानी कुल एंटीबॉडी का कितना होती है बेटा? ये केवल 15% होती है। स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? इसमें क्या होती है? इसमें एक ज्वाइंट चेन होती है, ठीक है। ज्वाइंट चेन होती है और इसमें क्या लगी होती है बेटा? इसमें 2 ऐसी चेन्स लगी होती हैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है। देखो ये ऐसे,
इसमें देखो एक H2L2 इधर है, एक H2L2 इधर है, यानी इसमें कितने H2L2 हैं? 2। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 कितने हैं इसमें? 2 हैं। ठीक है, 2 बार है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब सवाल है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? तो ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन सीक्रेशन। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? सीक्रेशन में। प्रेजेंट इन सीक्रेशन, जैसे टीयर्स में होती है, ये सलाइवा में होती है, कोलेस्ट्रम में होती है। अब कोलेस्ट्रम क्या है बेटा? कोलेस्ट्रम क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब माँ अपना पहला मिल्क उसको पिलाती है, तो जो माँ का पहला दूध होता है ना, जिसको कहते हैं ना कि बहुत पौष्टिक होता है, उसमें क्या होती हैं? उसमें IgA एंटीबॉडी होता है। उसमें क्या होता है? उसी को आप क्या नाम दे रहे हो? कोलेस्ट्रम का। फर्स्ट मिल्क ऑफ अ मदर इज नोन एज कोलेस्ट्रम। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ से जो पहला दूध निकलता है ना, उसको आप क्या कहते हो? कोलेस्ट्रम कहते हो। तो कोलेस्ट्रम में होती है। और कहाँ होती है बेटा? म्यूकस सिक्रेटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। म्यूकस सिक्रेटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ मिलती है बेटा? म्यूकस सिक्रेटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलते हैं IgM में। सबसे पहली बात बेटा, IgM कितना होती है? तो टोटल एंटीबॉडी का ये 7 से 10% होती है। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। बॉडी में जितने भी एंटीबॉडी है ना, उसका कितना परसेंट? लगभग 7 से 10%। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या है बेटा? बीच में एक ज्वाइंट चेन है। बीच में क्या है? एक ज्वाइंट चेन है, और इसके बगल बगल यहाँ पर कुछ इस तरीके की चेन्स ऐसे लगी हुई है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस एक को आप क्या कहते हो? इस एक को आप H2L2 कहते हो। कितनी बार है? 5 बार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? H2L2 कितनी बार है बेटा? 5 बार है। तो अब आप बताओ कि ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी इसमें दिख रही है ना, ये देखो, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी क्या है? ये है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? इट इज़ ए लार्जेस्ट एंटीबॉडी। क्या कहेंगे? इट इज़ लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ये क्या होती है? सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, और ये वो पहली एंटीबॉडी होती है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचती है। साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी जहां इन्फेक्शन हुआ रहता है, एंटीजन होते हैं, वहां पर ये सबसे पहले पहुंचने वाली एंटीबॉडी है। तो क्या लिखेंगे? इट इज फर्स्ट एंटीबॉडी। फर्स्ट एंटीबॉडी टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कहाँ होती है बेटा? ये कहाँ होती है? इट इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर? हम लोग चलते हैं बेटा IgD पर। IgD क्या है बेटा? इट इज अप्रॉक्सीमेटली, ये लेस देन 1% होती है। इट इज लेस देन 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। ये 1% से भी कम होती है। टोटल एंटीबॉडी में 1% से भी कम होती है, यानी बहुत कम होती है। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर सबसे बड़ा। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी है? IgG है। अब यहाँ पर देख बेटा, ये IgD जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन D जो है, ये क्या होती है बेटा? 1% से भी कम पाई जाती है। टोटल एंटीबॉडी की 1% से भी कम होती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बेटा ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो दिस एंटीबॉडी is present on plasma membrane of B cells। यानी जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है ना, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती है। और ये करती क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन
इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये बी सेल्स के एक्टिवेशन में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। अब आ गए हम लोग कहाँ पर, आ गए एकदम हम लोग लास्ट में, जहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं अपनी IgG को, सॉरी IgE को। अच्छा, ये H2L2 थी, ये H2L2 का होल स्क्वायर थी, और ये क्या है बेटा, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये केवल और केवल नॉर्मल H2L2 होती है, ये वाली भी नॉर्मल ही H2L2 होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्या होती है, IgE क्या होती है, IgE जो होती है ना वो लेस देन 1% होती है। इट इज लेस देन 1%। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये एक तरीके की लीस्ट एंटीबॉडी है, सबसे कम होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है बेटा, ये कहाँ पर होती है, प्रेजेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। और सबसे बड़ी बात बेटा, ये काम कहाँ करती है, जब हमें कोई एलर्जी वगैरह होती है ना, तो ये हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करती है। तो ये किस में काम करती है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन में। किस में काम करते हैं बेटा, एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जी का टॉपिक जो है ना वो एक अलग से टॉपिक है आपकी बुक में, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, हमारे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलेंगे ऑप्सोनाइजेशन पर कि ये ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग पढ़ते हैं बेटा ऑप्सोनाइजेशन, कि ये ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आप करिए स्क्रीनशॉट बेटा इसका। चलो बेटा, अब इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं बेटा ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में, कि ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है। चलो बेटा, अब हेडिंग लगाइए आप ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, हम लोग सीखने वाले हैं कि बेटा ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, कौन करता है बेटा, IgG करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्या है बेटा, हमारी सेल्स हैं, ये क्या है बेटा, बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है, अब इन बॉडी की सेल्स के बीच में क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को आप क्या कहते हैं बेटा, इस फ्लूइड को आप क्या कहते हो, इस फ्लूइड को आप कहते हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आप जरा थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, मैंने कल क्या कहा था कि एंटीबॉडी कहाँ रिलीज़ कर दिए जाते हैं, एंटीबॉडी बनने के बाद वो रिलीज़ कहाँ कर दिए जाते हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं बॉडी के फ्लूइड में। बॉडी के फ्लूइड को आप ह्यूमर्स कहते हो, इसी वजह से इस तरीके की इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाती थी। ठीक है, एंटीबॉडी के कारण जो इम्यूनिटी है उसको आप ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हो, क्यों, क्योंकि वो कहाँ होते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स में। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो एंटीबॉडी है ना, मान लो ये कहाँ पर है, बॉडी के फ्लूइड में है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये IgG क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, ये क्या है, एंटीबॉडी है, कहाँ पर है, फ्लूइड में। अब मान लो यहाँ पर कोई पैथोजन आ गया, क्या आ गया बेटा, कोई पैथोजन आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ये क्या है बेटा, ये एंटीजन है। एंटीजन कहाँ पर है, सेल के बाहर है, सेल के बाहर है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ एनी एंटीजन, इफ एनी एंटीजन, अभी के केस में हम क्या ले रहे हैं, अभी के केस में हम बैक्टीरिया मान ले रहे हैं।
enters in extracellular fluid of body, और चलो ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये कहाँ पर मौजूद है, बॉडी में कोई एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आ गया, एंटीजन आ गया, सपोज करो कोई बैक्टीरिया आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ना, वो चलो ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, आ गया है भाई साहब, ये उसका डीएनए है, अब वो आपके अंदर आ गया है। अब क्या करेगा, ये जो आईजीजी एंटीबॉडी मौजूद है ना, ये इसकी क्या करेंगे बेटा, कोटिंग कर देंगे। कोटिंग करने का मतलब क्या है, इसको चारों तरफ से ऐसे क्या करेंगे बेटा, ये घेर लेंगे। ये क्या करेंगे, इसको ऐसे चारों तरफ से घेर लेंगे और आके इससे लग जाएंगे, यानी इसकी क्या कर दे रहे हैं बेटा, ये इसकी कर दे रहे हैं कोटिंग। ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडी आके क्या करते हैं बेटा, इससे जुड़ जाते हैं और इसकी क्या कर दे रहे हैं, इसकी कर रहे हैं वो कोटिंग। इसकी क्या कर रहे हैं, वो कोटिंग कर दे रहे हैं। तो अब यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, देन IgG antibody attached with antigen and coated it, और इसे क्या कर रहे हैं बेटा, इसे कोट कर रहे हैं, इसको क्या कर दिया, कोट कर दिया। अब जब इसको एंटीबॉडी कोट कर देते हैं ना, तो आपके इस टिश्यू के अंदर जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जैसे आपकी मोनोसाइट्स, जैसे आपकी न्यूट्रोफिल्स, तो ये सब क्या करते हैं बेटा, इनके लिए एंटीजन को पहचान करना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, उनमें से कोई एक चिड़िया थी जो आपने कभी पकड़ रखी थी, उसको आपने कलर कर दिया, अब आपने उसको छोड़ दिया, तो अब वो जहाँ जहाँ जाएगी ना, तो आप ये तो पहचान पा रहे हो ना कि ये वही चिड़िया है जिसको मैंने कलर किया था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, आपने क्या किया बेटा, उसको कोड करके उसकी पहचान, उसको कलर करके आपने क्या किया, उसकी पहचान बदल दी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर एंटीजन के ऊपर जब ये IgG लग जाते हैं ना, तब जो आपकी फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जैसे मोनोसाइट्स, जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स, उनके लिए एंटीजन को पहचान करना आसान हो जाता है। तो इस कोटिंग के बाद, इस कोटिंग एंटीबॉडी की इस कोटिंग के बाद फाइगोसाइटिक सेल के लिए ये बात आसान हो जाती है कि वो उस एंटीजन को पहचान पाए और फाइगोसाइटोसिस द्वारा किल कर पाए। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं कि सच एंटीजन का मतलब ये जो कोटेड एंटीजन है, ये एंटीजन आसानी से बेटा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, किसके द्वारा, आपकी फाइगोसाइटिक सेल्स द्वारा। तो सच एंटीजन इज easily identified or recognized by phagocytic cells such as monocytes and neutrophils। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स द्वारा क्या किया जाता है बेटा, ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अच्छा, अब आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ भैया अब ये आ गए हैं, ये एक खतरनाक चीज़ है जिनको हमें क्या करना है, ख़त्म करना। तो अब ये लोग क्या करेंगे बेटा, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से क्या कर लेंगे, फाइगोसाइटोसिस कर लेंगे। पहले क्या था, इनको खोजना बड़ा मुश्किल था, अब क्या हो गया है, इस कोटिंग के बाद इनको खोजना आसान हो गया है, यानी फाइगोसाइटोसिस करना आसान हो गया है। सो नाउ एंटीजन is killed by these cells by the process of phagocytosis। ठीक है, अब इस तरीके के जो ये एडवांस्ड फाइगोसाइटोसिस है ना, इसी को आप क्या कहते हो, ऑप्सोनाइजेशन कहते हो। तो क्या लिखोगे, सच इनहेंस्ड, मतलब अब देखो फाइगोसाइटोसिस की प्रक्रिया पहले तो नॉर्मल हो रही थी, अब आपने फाइगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को क्या किया है, बढ़ावा दे दिया है इनकी कोटिंग करके। तो आपने इनहेंस किया ना बेटा फाइगोसाइटोसिस को, इस एंटीबॉडी ने इनकी पहचान करके क्या किया, फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस को बढ़ावा दिया है।
ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इनहैंस्ड फाइगोसाइटोसिस है। ये फाइगोसाइटोसिस तो है ही, लेकिन कैसी है बेटा, इनहैंस है, यानी बढ़ावा दे के की गई है। ठीक है, तो सच इनहैंस्ड फाइगोसाइटोसिस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। सो सच इनहैंस्ड फाइगोसाइटोसिस is called ऑप्सोनाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई बेटा, ये बात हो गई हमारे एंटीबॉडी की, कि एंटीबॉडी काम कैसे करवाती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं इनको ले जाके कहाँ पर, फाइगोसाइटिक सेल के सामने, लो भैया आ गए हैं, अब इनको खत्म कर दो। तो ये क्या करती हैं बेटा, फाइगोसाइटोसिस के थ्रू इनको खत्म कर देती हैं। तो ये जो इनहैंस्ड फाइगोसाइटोसिस है, इसको आप क्या कह रहे हो बेटा, ऑप्सोनाइजेशन कह रहे हो। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ऑप्सोनाइजेशन की। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन इफ दिस एंटीजन एंटर्स इन दिस सेल। अगर इस फ्लूइड में है तब तो ये एंटीबॉडी है, ये चलो ठीक है, कोटिंग कर दिया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो, अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से समझो, मेन क्रक्स पॉइंट यही है बेटा। ठीक है, पूरी इम्यूनिटी का मजा ही आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे इसको। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक तो मैं क्या देख रहा हूं, अभी तक तो मैं देख रहा था एंटीबॉडी का रोल। अब अगर बेटा एंटीबॉडीज कहां होते हैं, इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, यहां पर एंटीबॉडी मिल सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये एंटीजन यहां से पहुंच गया कहां पर बेटा, सेल में। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, मान लो ये एंटीजन जो अभी तक कहां था, जो अभी तक आपके फ्लूइड में था, तब तो एंटीबॉडी ने इनको लपेट दिया। ठीक है, ले जाकर रिप्रेजेंट कर दिया किसके सामने, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स के सामने, कि खत्म कर दो इनको। अब क्या होगा बेटा, इफ दीज एंटीजन्स आर इंटर इन सेल, तो व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन इफ these antigens are entered in inside the cell, entered inside the cell, ऐसे लिख लो, inside the cell। यानी ये देखो क्या है बेटा, ये हमारा सेल है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये सब के सब कहाँ पहुँच गए बेटा, चलो अच्छा यहीं पर कर लेते हैं बेटा, यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बाद में स्पेस कम बचेगा तो दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो स्पेस कम बचेगा तो दिक्कत होगी। अब मान लो ये पैथोजन जो यहाँ पर था, अब कहाँ इंटर कर गया, इस सेल में। ठीक है, कहाँ आ गया बेटा, इन सेल्स में आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया, इन सेल्स में आ गया। ठीक है, अब इन सेल्स में जब इंटर कर जाएगा ना, तब क्या होगा बेटा, तब रोल आएगा टीसी सेल का। आप याद करो जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किए थे ना, जब हमने हेल्पर टी सेल में क्या कराई थी, माइटोसिस कराई थी, उसी टाइम पे लास्ट में हमने इफेक्टर साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बनाई थी, इफेक्टर टी सेल्स बनाई, टीसी सेल्स बनाई थी। ठीक है, याद करो, आप लास्ट क्लास में जाके देख लेना, उसके एंड में आप जाके देखना, वहाँ पर आपको मिलेंगे इफेक्टर टीसी सेल्स, इफेक्टर टीसी सेल्स। तो रोल ऑफ इफेक्टर टीसी सेल्स अब हम पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ इफेक्टर टीसी सेल्स। ये टीसी सेल्स क्या है बेटा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स हैं ये। ठीक है, अब इनका रोल क्या होने वाला है, तो ध्यान से सुनो। ये जो हमारा एंटीजन था, ये इंटर कर गया है कहाँ पर, सेल में इंटर कर गया है। अब इस केस में क्या होने वाला है, ये रोल ऑफ इफेक्टर टी सेल क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन केस इफ वायरस एंड बैक्टीरिया इंटर inside the cell, then what will happen, these TC cells, ये TC सेल्स क्या करेंगी बेटा, देखो ये TC सेल्स क्या करेंगी, ये मान लो क्या है, एक TC सेल है। क्या है बेटा, TC सेल है, यानी क्या है, एक तरीके की लिम्फोसाइट है। क्या है बेटा, ये है एक लिम्फोसाइट।
साइट। एक मिनट जरा मार्कर चेंज करने दो, ढंग से चल नहीं रहा बेटा ये। ठीक, क्या है बेटा ये टीसी सेल्स है। तो ये क्या करेगी बेटा, ये रिलीज करेगी कुछ केमिकल्स को। ये रिलीज करती है क्या बेटा, ये रिलीज करती है परफोरिन्स को। क्या रिलीज करती है, परफोरिन्स रिलीज करती है एंड रिलीज करती है ग्रेन एंजाइम। क्या रिलीज करती है बेटा, ग्रेन एंजाइम्स को और परफोरिन्स को रिलीज करती है। तो अब ये परफोरिन और ग्रेन एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, वो अभी देखते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, देन टी सेल्स रिलीजेस परफोरिन्स एंड ग्रेन एंजाइम्स। अब ये क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनो। अब ये क्या करेगा, सपोज करो इसको, अच्छा मैं यहाँ से इतना रफ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट करना है आप कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। इसको मैं अब यहाँ से थोड़ा सा बेटा रफ करूँगा, इसी में अब लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो पूरा रफ नहीं करेंगे, इसको इतना रफ करेंगे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, इस इतने को रफ करता हूँ मैं, उसके बाद इस इफेक्टर टी सेल के रोल को हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं। चलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो इधर क्या हो रहा है। ये मेरे पास क्या है, सेल्स हैं। ये मेरे पास क्या है, सेल्स हैं, जिनमें क्या आ गया है बेटा, जिनमें क्या आ गया है, जिनमें आ गया है एंटीजन। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, होगा क्या यहाँ पर जब सेल्स के अंदर आपके एंटीजन एंट्री कर जाते हैं ना, तब यहाँ पर क्या आती हैं, तब आती हैं टीसी सेल्स। टीसी सेल्स क्या करते हैं बेटा, टीसी सेल्स रिलीज करते हैं क्या, टीसी सेल्स रिलीजेस परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स। ये लोग क्या करते हैं बेटा, दे डिस्ट्रॉयड इन्फेक्टेड सेल्स। जो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, इस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या करेंगे बेटा, इन्फेक्टेड सेल को देखो ऐसे क्या कर दे रही हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं। ये नॉर्मल सेल्स हैं जो ऐसे बनी हुई है। ठीक है, अब इन्फेक्टेड सेल को अगर डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो ये इनके बीच में क्या होगा बेटा, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है कि नहीं है, बिल्कुल है बेटा। तो अगर डिस्ट्रॉय कर देंगी, ये सेल तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन इसके अंदर का जो ये पैथोजन था वो कहाँ जाएगा बेटा, वो कहाँ जाएगा, वो थोड़ी ना डिस्ट्रॉय हुआ। इन्होंने केवल सेल को डिस्ट्रॉय किया है, जिस सेल में इन्फेक्शन था उस सेल को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ये कहाँ निकल के आ जाएंगे, ये सब निकल के आ जाएंगे इस फ्लूइड में। यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे बेटा, फ्लूइड में। तो क्या लिखेंगे, सो एंटीजेंस comes out from cell and present in extracellular fluid। अब यहाँ पर क्या है बेटा, इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या है, इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एंटीबॉडीज़ हैं। क्या हैं ये, एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ जैसे अभी आपने देखा था ना, किल किया था किसको, इस एंटीजन को, वैसे ही एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आए हुए इस एंटीजन को भी क्या कर देंगे, किल कर देंगे। वेयर, तो लिखते हैं यहाँ पर, वेयर एंटीबॉडी किल्ड एंटीजन, जहाँ पर एंटीबॉडी का क्या करेंगी, इस एंटीजन को क्या करेंगे बेटा, मार देंगी। तो ये रोल किसका है बेटा, दिस इज द रोल ऑफ टीसी सेल्स। ये क्या है बेटा, ये आपकी इफेक्टर टीसी सेल्स है, इफेक्टर टीसी
सेल्स। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट बेटा आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैक्सीनेशन वाले टॉपिक को। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब यार ऐसे भगा के कर भी तो नहीं सकता ना, वो मेरी शान के खिलाफ है, मेरा ज़मीर नहीं साथ देता कि ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दें। ठीक है, ये तरीका है, तरीके से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, पढ़ो लेकिन अच्छा सा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।